बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। कल हमारा 4th यूनिट कंप्लीट हो गया था। होपफुली कि आपको समझ आ गया होगा और उसमें कोई मसला नहीं होगा। आज हम अपना नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं, डेट इज़ अबाउट कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर आर्किटेक्चर का ये यूनिट आपका है। इसमें से हम वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्राम द वान न्यूमन आर्किटेक्चर। वान न्यूमन एक साइंटिस्ट था, मैथमेटिशियन था। उसने 1951 में कंप्यूटर के लिए एक आर्किटेक्चर प्रपोज किया। इसने जो कंप्यूटर डिज़ाइन किया, कंप्यूटर का जो डिज़ाइन प्रपोज किया, डेट वाज स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर। स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर ये क्या था? इसके डिज़ाइन के मुताबिक प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम को अगर डिफ़ाइन करें तो प्रोग्राम इज़ अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड द डाटा आर स्टोर्ड इन द मेमोरी ऑफ द मशीन। मतलब स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर होंगे, डाटा और इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर का काम क्या है कि इसको डाटा दिया जाता है, ये उस डाटा पे अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन, वो जो डाटा हम कंप्यूटर को देते हैं डेट इज़ इनपुट, और उस डाटा पे वो अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन काम करता है। तो वान न्यूमन आर्किटेक्चर क्या है कि डाटा और इंस्ट्रक्शन दोनों चीज़ें क्या हों, मेमोरी में स्टोर हों, और मशीन इंस्ट्रक्शन को एक एक करके रीड करे और इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली काम करे। ये बज़ाहिर देखने में डिज़ाइन बहुत सिंपल लगता है, लेकिन मतलब जो आपका मॉडर्न कंप्यूटर है सारे के सारे की बेस इसी के ऊपर है। सो वान न्यूमन डिज़ाइन क्या कहता है कि हम डाटा और प्रोग्राम्स, डाटा और वो इंस्ट्रक्शंस जो उस डाटा पे इस्तेमाल होनी है उनको हम मेमोरी में सेव करें। कंप्यूटर उस मेमोरी से इंस्ट्रक्शन उठाए और वन बाय वन उन्हें एग्जीक्यूट करे। डेट इज़ वान न्यूमन आर्किटेक्चर। नेक्स्ट हम देखते हैं कंप्यूटर के आर्किटेक्चर को। कंप्यूटर आपका बहुत सारे कंपोनेंट से मिलके बना होता है। ये सारे कंपोनेंट मिलके काम करते हैं तो कंप्यूटर काम करता है। एक स्टैंडर्ड कंप्यूटर जो आपको पिक्चर्स में नज़र आता है या आपने लैब्स में देखा होगा, उसमें बेसिकली 4 चीज़ें होती हैं: कीबोर्ड, एक माउस, एक मॉनिटर और एक सिस्टम यूनिट। कंप्यूटर आर्किटेक्चर लाइज इनसाइड दैट सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट क्या है? सिस्टम यूनिट इनफैक्ट एक केस है, एक बॉक्स है जिसके अंदर हम मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को कंबाइन कर देते हैं। उस केस वो बॉक्स हॉरिजेंटल या वर्टिकल किसी भी शेप में हो सकता है, और उसका पर्पस सिर्फ ये होता है कि वो कंप्यूटर को बचाए डस्ट से या ह्यूमिडिटी से, या और कंप्यूटर यूज़र को बचाए इलेक्ट्रिक शॉक से, या किसी भी किस्म के डैमेज से कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करे। केसिंग का सिर्फ ये पर्पज़ है। उस केसिंग के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट है हमारे पास वो है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। गलतुल आम में सिस्टम यूनिट को भी लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या CPU बोलते हैं, बट CPU इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर। तो CPU का हमारे पास क्या काम है? CPU ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहलाता है, इसको हम प्रोसेसर भी बोलते हैं। अब इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या पार्ट हैं CPU के, ये हम आज डिस्कस करेंगे। CPU के हमारे पास फर्दर जो पार्ट्स होते हैं वो उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। CPU के फर्दर जो पार्ट्स हैं, वैसे हमारे पास नॉर्मल रूटीन में इनसाइड द सिस्टम यूनिट CPU होता है। ये हम कंट्रोल यूनिट और ALU आगे पार्ट ऑफ CPU के तौर पे पढ़ेंगे सारे डिटेल में। और इसके अलावा हमारे पास क्या होती है? इसके अलावा हमारे पास मेन मेमोरी होती है, ठीक है। मेन मेमोरी जिसको हम आम जुबान में रैम भी कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं। जो भी डाटा और इंस्ट्रक्शन हैं ये इसी में सेव होती हैं, इसको वर्किंग एरिया ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। फिर हमारे पास इनपुट आउटपुट यूनिट होता है। ये जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं उनके साथ कम्युनिकेट करने के काम आता है। और बस इंटरकनेक्शन होता है। बस इंटरकनेक्शन कंप्यूटर आर्किटेक्चर का एक अहम कंपोनेंट है। इसका पर्पस क्या होता है कि ये लिंक करता है सिस्टम, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेन मेमोरी और इनपुट और आउटपुट यूनिट, जिन केबल्स या वायर्स के ज़रिए आपस में लिंक्ड या एसोसिएटेड होते हैं उनको हम बसेस बोलते हैं। एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक डाटा भी उन्हीं बसेस के ज़रिए शिफ्ट होता है। सो हमारा मेन कंप्यूटर का जो आर्किटेक्चर या इनसाइड द सिस्टम यूनिट जो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हमारे पास होते हैं, दोज आर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट,
मेन मेमोरी, इनपुट आउटपुट यूनिट और बस इंटरकनेक्शन। स्क्रीन पे आपको पिक्चर नज़र आ रही है, इसमें क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज जैसे आपकी हार्ड डिस्क वगैरह है, फ्लैश हो सकती है, कुछ भी, वो इंटरेक्ट करेगी। कोई भी डाटा सेकेंडरी स्टोरेज से, किसी यूएसबी से, किसी सीडी से, किसी डीवीडी से, किसी हार्ड डिस्क से डायरेक्ट प्रोसेस नहीं हो सकता अनटिल एंड अनलेस वो आपकी मेन मेमोरी में लोड ना हो। तो सबसे पहले सेकेंडरी स्टोरेज से जो डाटा है वो मेन मेमोरी में लोड होगा। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, सीपीयू की डायरेक्ट एक्सेस होती है मेन मेमोरी तक। ये मेमोरी रैम या रोम कोई भी हो सकती है। और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, आपस में जो इनके दरमियान कम्युनिकेशन जो ब्लॉक्ड एरो से नज़र आ रही है, ये बसेस हैं। फ़िलहाल बसेस के ऊपर जो नेम टैग्स मेंशन है उनकी डिटेल में मैं नहीं जा रही, आगे जब आप बसेस का टॉपिक इन डिटेल पढ़ेंगे तो इन सब के बारे में आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सीपीयू क्या है। ठीक है, सीपीयू क्या है हमारा, जो वन बाय वन अभी हमने सिर्फ कंप्यूटर आर्किटेक्चर के जो कंपोनेंट्स हैं उनके नाम देखे। क्या क्या नाम है हमारे पास, मेमोरी यानी रैम है, हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, बस इंटरकनेक्शन है। अब हम उनमें से पहले कंपोनेंट की डिटेल में जाते हैं, डेट इज सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको हम प्रोसेसर भी बोलते हैं, ये ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी है। प्रोसेसर भी बोलते हैं और ये ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी है। कंप्यूटर का काम क्या है, इनपुट को एक्सेप्ट करना, उसको प्रोसेस करना और उसके बाद आपको रिजल्ट्स दे देना। तो प्रोसेसिंग का जो सारा का सारा काम है वो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर होता है। हर कंप्यूटर का एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है और जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ये आपका कहाँ होता है, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड इज़ अ मेन बोर्ड इनसाइड द सिस्टम यूनिट। कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट होते हैं वो उसी के ऊपर प्लग होते हैं। आप मदरबोर्ड की एग्जांपल ऐसे ले लें जैसे आपके पास एक्सटेंशंस बोर्ड होते हैं, उस तरह का एक बोर्ड होता है बड़ा सारा। कंप्यूटर पे जितने भी कंपोनेंट आप प्लग करते हैं, जितने भी कंपोनेंट आप प्लग करते हैं वो इसी के ऊपर जाके प्लग होते हैं। वो इसी के साथ प्लग होते हैं। ये सीपीयू का काम है। सारा का सारा काम आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर ही होता है अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन। यही आपकी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है और कंप्यूटर को बताता है कि उसने क्या क्या काम करना है। सीपीयू के दो बेसिक पार्ट्स या दो बेसिक यूनिट हैं, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। सीपीयू के दो मेन पार्ट हैं, एएलयू और सीयू। एएलयू स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड सीयू स्टैंड्स फॉर कंट्रोल यूनिट। एएलयू के फर्दर दो पार्ट्स होते हैं, अरिथमेटिक यूनिट और लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक यूनिट के नाम से ही क्या जाहिर है कि हर किस्म के अरिथमेटिक ऑपरेशन इस पार्ट में परफॉर्म होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशंस इंक्लूड एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। नेक्स्ट हमारे पास है लॉजिक यूनिट। लॉजिक यूनिट जो है एएलयू का, ये बेसिक लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। लॉजिकल ऑपरेशन यूजुअली इंक्लूड कंपैरिजन बिटवीन टू नंबर्स लाइक ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, स्मॉलर देन। ये सारे के सारे काम लॉजिक यूनिट में चेक होते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कंट्रोल यूनिट, मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को हम प्रोसेसर भी बोलते हैं। ये ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है। कंप्यूटर की सारी प्रोसेसिंग इसी में सरंजाम पाती है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के दो पार्ट्स हैं, एएलयू और सीयू। एएलयू यानी अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के फर्दर दो पार्ट्स हैं, अरिथमेटिक यूनिट और लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक यूनिट में हमारे सारे के सारे अरिथमेटिक से रिलेटेड काम होते हैं और लॉजिक यूनिट में सारे के सारे लॉजिक से रिलेटेड काम होते हैं। और दूसरा पार्ट क्या था सीपीयू का, दूसरा पार्ट हमारे पास सीपीयू का था कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का क्या काम है, कंट्रोल यूनिट का जो काम है वो सुपरविजन का है, कंट्रोल करने का है। सीपीयू का सारा काम जो है वो कंट्रोल कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट
इंफॉर्मेशन को मेमोरी से उठाएगा, उसको डिकोड करेगा, मतलब समझेगा कि क्या काम करना है, और फिर उनकी एग्जीक्यूशन, अब एग्जीक्यूशन तो एएलयू ने करनी है, उनकी एग्जीक्यूशन में हेल्पफुल साबित होगा। सो कंप्यूटर कैसे काम करता है ये हमने अभी पिछली पिक्चर में भी देखा। सेकेंडरी स्टोरेज से जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी होती है वो मेन मेमोरी में आती है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मेन मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस को उठाएगा, उसको डिकोड करेगा। सबसे पहले फैच करेगा मतलब उठाएगा, उसके बाद डिकोड करेगा, डिकोड करने का मतलब है समझेगा कि इस इंस्ट्रक्शन में क्या करना है, और फिर एग्जीक्यूट करेगा। Fetching and decoding is done by control unit while the execution is done by arithmetic and logic unit under the supervision of control unit. ALU का क्या काम है? Execution of instruction. Control unit का क्या काम है? Supervision of the execution of those instruction. तो ये हमारे पास दो मेन पार्ट्स हैं किसके? बिल्कुल ठीक, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के, एक एएलयू और एक कंट्रोल यूनिट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि ये हो गया कि हमारे पास मेन मेमोरी क्या होती है। हमने कंप्यूटर आर्किटेक्चर में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखी थी वो थी सीपीयू, मेन मेमोरी, बस, इंटरकनेक्शन। तो मेन मेमोरी क्या होती है, ये भी कंप्यूटर सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। जो भी डाटा और प्रोग्राम यूज़ हो रहे होते हैं करंटली वो हमारे पास मेन मेमोरी में होते हैं। जो भी प्रोग्राम्स या इंस्ट्रक्शन करंटली यूज़ हो, जो भी प्रोग्राम या डाटा करंटली यूज़ हो रहा होता है वो हमारे पास मेन मेमोरी में होता है। मेन मेमोरी को हम कंप्यूटर का वर्किंग एरिया भी बोलते हैं। कंप्यूटर, ये सारे नेसेसरी कंपोनेंट्स हैं। कोई कंप्यूटर सीपीयू के बगैर काम नहीं कर सकता, कोई कंप्यूटर मेमोरी के बगैर काम नहीं कर सकता। मेन मेमोरी वर्किंग एरिया है कंप्यूटर का। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आप कंप्यूटर के साथ जितनी भी स्टोरेज ऐड कर दो, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सिर्फ उसी डाटा को उठाता है जो आपके पास मेन मेमोरी में लोडेड है। सिर्फ उसी डाटा तक उसकी एक्सेस होती है जो आपके पास मेन मेमोरी में लोडेड है। तो मेन मेमोरी जो होती है वो चिप की फॉर्म में ही होती है। चिप्स से आप सारे लोग वाकिफ़ हैं, मदरबोर्ड के ऊपर ये चिप ही लगी होती है, सेमीकंडक्टर मटेरियल की बनी होती है, और इसमें बहुत सारे सेल होते हैं। हर सेल आपकी मेन मेमोरी जो है वो सेल का मतलब है डब्बे या बॉक्सेस से मिलके बनी होती है, और हर सेल में हम एक बिट स्टोर करते हैं। बिट इज़ द यूनिट ऑफ स्टोरेज इन कंप्यूटर। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर स्टोरेज इज कॉल्ड बिट। 8 बिट्स मेक अ बाइट। तो जो भी सेल्स हमारे पास मेन मेमोरी में हैं ये लॉजिकली ऑर्गेनाइज ग्रुप ऑफ 8 बिट्स में होते हैं, और 8 बिट्स मेक अ बाइट। और हर बाइट को कंप्यूटर मेमोरी में हम एक यूनिक नंबर असाइन करते हैं, और इस नंबर को हम उस बाइट का एड्रेस कहते हैं। हमें एड्रेसिंग की ज़रूरत किस लिए पेश आती है? एड्रेसिंग की ज़रूरत इसलिए पेश आती है कि हमने प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शंस को मेन मेमोरी में रखना भी है और फिर वापस निकालना भी है। तो हम तभी उन्हें रख और वापस निकाल सकते हैं हमारे पास अगर उन जगहों का एड्रेस होगा। अगर नहीं होगा तो क्या होगा कि हमें पूरी की पूरी मेन मेमोरी को खंगालना पड़ेगा कि हमारी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन किधर है। एड्रेसिंग स्कीम का ये फ़ायदा है कि अगर हमें एड्रेस मालूम होगा तो हम डायरेक्टली उसी एड्रेस तक जाएंगे। यू मे टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ कॉलोनी, कि अगर कॉलोनी में किसी पर्टिकुलर बंदे के लिए कोई गिफ्ट हैम्पर आया है और आपको एड्रेस मालूम नहीं है, तो उस कॉलोनी का ईच एंड एवरी डोर आपको नॉक करना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा कि क्या ये गिफ्ट हैम्पर इस बंदे के लिए है। और इन द कंट्रास्ट अगर आपके पास एड्रेस मौजूद होगा तो फिर क्या होगा कि आप पर्टिकुलरली उसी एड्रेस पे जाएगा कोरियर वाला या कोई भी बंदा जो जिसके पास हैम्पर है, वो पर्टिकुलरली उस स्पेसिफिक एड्रेस पे जाएगा और वहाँ जाके उस चीज़ को डिलीवर कर देगा। अब हमारे पास मेन मेमोरी में जो भी हमारे पास मेन मेमोरी होगी वो सीक्वेंस ऑफ बाइट होगी। सीपीयू या दूसरे जो भी पार्ट्स हैं वो इनको एक्सेस कर सकते हैं मेमोरी में, मेमोरी की हर बाइट को थ्रू डाटा एड्रेस। उसमें डाटा सेव भी कर सकते हैं, उसे डाटा निकाल सकते हैं। और क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से मिलके बनी होती है। मेन मेमोरी से जब भी डाटा आपने लेना होता है कोई मैकेनिकल मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं होती। यही वजह है कि बाकी सारे के सारे जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं सच एज मैग्नेटिक डिस्क वगैरह की निस्बत ये
ज़्यादा फास्ट होती है, थोड़ी महंगी भी होती है, इसलिए स्मॉल अमाउंट में होती है। और एक बात और कि किसी भी मेमोरी के पार्ट को इसमें आप इक्वली एक्सेस कर सकते हैं आराम से, मतलब इन सेम अमाउंट ऑफ टाइम। ये है आपके पास मेन मेमोरी। फर्दर मेन मेमोरी दो तरह की होती है। फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड रैम एंड द सेकंड वन इज़ कॉल्ड रोम। आज के लेक्चर में हम सिर्फ रैम वाले टॉपिक को कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर आपका मंडे को होगा और मंडे वाले लेक्चर में हम रोम को कवर करेंगे। रैम स्टैंड्स फॉर RAM। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको हम डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं। वाई इट इज़ कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम का मतलब होता है बग़ैर किसी तरतीब के। हमारे पास मेमोरी आपकी बहुत सारे ब्लॉक से मिलके बनी होती है। मेन मेमोरी का करैक्टरिस्टिक क्या है कि बहुत सारे ब्लॉक से मिलके बनी होती है। हर ब्लॉक का एक एड्रेस होता है। इस मेन मेमोरी का के जितने भी नंबर ऑफ ब्लॉक्स क्यों ना हो, आप उनमें से किसी भी ब्लॉक को रैंडमली किसी भी वक्त एक्सेस कर सकते हैं बग़ैर किसी तरतीब के। डैट इज़ वाई दिस मेमोरी इज़ कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी बिकॉज यू कैन रैंडमली एक्सेस एनी ब्लॉक ऑफ दिस मेमोरी। It is also called direct access memory because you can directly access any block of memory without any sequence. RAM is used to store the data and instructions temporarily. That is why RAM is called volatile memory. Volatile means its contents are lost when the supply of electricity is switched off. Volatile का मतलब ही होता है उड़ जाने वाली। तो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई बंद होने की सूरत में उसमें मौजूद डाटा और इंस्ट्रक्शंस चूँकि ख़त्म हो जाते हैं, डैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड वोलाटाइल मेमोरी। टू एक्शंस कैन बी परफॉर्म्ड ओवर द रैम। CPU कैन रीड द डाटा फ्रॉम द रैम एंड CPU कैन राइट द डाटा ऑन द रैम। दैट इज़ वाई इट इज़ आल्सो कॉल्ड रीड राइट मेमोरी। इट इज़ कॉल्ड मेन मेमोरी और प्राइमरी स्टोरेज। रैम हमारे पास दो टेक्निक्स के ज़रिए बनाई जाती है। आप इसको दो टाइप्स समझ लें, आप इसको दो टेक्निक समझ लें रैम को बिल्ड करने की। फर्स्ट वन इज़ DRAM, मतलब डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ज़्यादातर कंप्यूटर में यही यूज़ होती है बिकॉज इट इज़ लेस एक्सपेंसिव। ये थोड़ी सी चीपर है एज़ कम्पेयर टू SRAM। डायनामिक का मतलब क्या है? बदलने वाली, चेंज होने वाली, मुतहर्रिक। डायनामिक वर्ड का मतलब होता है मुतहर्रिक। तो DRAM को कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिक सप्लाई की ज़रूरत होती है टू मेंटेन इट्स इलेक्ट्रिक स्टेट। क्यों? क्योंकि इस पे इलेक्ट्रिक चार्ज होता है जो विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज होता जाता है, जिसके नतीजे में डाटा के लॉस का ख़तरा होता है। इसलिए उसको रिचार्ज करना पड़ता है और ये रिफ्रेश करती है अपने आप को अगेन एंड अगेन टू मेंटेन द डाटा ओवर इट। तो इसलिए DRAM इज़ कॉल्ड डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब मसला DRAM में सिर्फ ये होता है कि बार बार अपने आप को रिफ़्रेश करती है एंड द टाइम पीरियड जिसमें ये अपने आप को रिफ़्रेश कर रही होती है उसमें इसमें मौजूद डाटा को एक्सेस नहीं किया जा सकता, इसलिए थोड़ी सी स्लो होती है। डायनामिक रैम नीड्स कंटिन्यूसली सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू रिफ्रेश इटसेल्फ। इफ़ इट डजंट रिफ्रेश इटसेल्फ सो डाटा ओवर इट मे बी लॉस्ट। इसके मुकाबले में रैम की जो दूसरी टाइप है डेट इज़ SRAM या स्टैटिक रैम। ये इसको किसी फ्रीक्वेंट रिचार्जिंग की, किसी रिफ़्रेश होने की ज़रूरत नहीं होती। CPU को वेट नहीं करना पड़ता डाटे का, इसलिए ये फास्टर होती है एज़ कम्पेयर टू DRAM। और ये कम पावर इस्तेमाल करती है एज़ कम्पेयर टू DRAM। क्यों? क्योंकि उसमें मौजूद डाटा को रिफ़्रेश होने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये थोड़ी सी ज़्यादा महंगी होती है। एक कैश मेमोरी का एक कंसेप्ट होता है, कैश मेमोरी में आमतौर पे ये इस्तेमाल होती है। अब हम SRAM और DRAM के दरमियान आप लोग डिफरेंस भी देख लें साथ ही कि SRAM फास्टर होती है, DRAM SRAM के मुकाबले में स्लोअर होती है। SRAM एक्सपेंसिव होती है, DRAM SRAM के मुकाबले में। DRAM स्टैंड्स फॉर डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी वाइल SRAM स्टैंड्स फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। SRAM को पावर रिफ्रेशिंग की ज़रूरत नहीं होती, DRAM को पावर रिफ्रेशिंग की ज़रूरत होती है। SRAM कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है जबकि DRAM ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है। आज के लेक्चर में हमने क्या देखा? हमने देखा कंप्यूटर आर्किटेक्चर। जो मॉडर्न कंप्यूटर आर्किटेक्चर है इट इज़ बेस्ड ऑन वॉन न्यूमन डिज़ाइन। एंड वॉन न्यूमन ने क्या डिज़ाइन प्रपोज किया था
कि हम डाटा और इंस्ट्रक्शंस को इकट्ठे मेमोरी में सेव करें और मेमोरी से उठा के 1 बाय 1 इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करें। करंटली जो हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर है उसमें हमारे जो मेन कंपोनेंट हैं उसमें सीपीयू है, मतलब सीपीयू के कंट्रोल यूनिट और एएलयू है, मेन मेमोरी है, इनपुट आउटपुट यूनिट है और बस इंटरकनेक्शन है। फिर हमने देखा कि इनसाइड द सीपीयू हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट एग्जिस्ट करते हैं। सीपीयू इज मेजरली कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, दैट इज अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट further contain 2 parts, arithmetic unit and logic unit. All the arithmetic operations are performed in arithmetic unit while all the logical operations are performed in logic unit. Control unit in itself does nothing, rather it supervises all the actions. It fetches the instructions, decodes the instructions and let the arithmetic and logic unit execute the instruction. Then we talked about the main memory. Main memory is a basic working area of a computer. No computer can do anything without main memory. Main memory consists of many blocks. Each block consists of sequence of 8 bits, that is called a byte. We have address of each byte. We can access the data in main memory by referring its address. There are 2 types of main memory used in computer. The first one is called RAM, RAM, random access memory, and the second one is called RAM. Today we learned about RAM. Random access memory is called random access because we can randomly access any part of this memory. We may call it a direct access memory also because we can directly access each part of this memory. RAM is considered to be volatile because the data stored over the RAM is vanished off as soon as the supply of electricity is switched off. RAM is basically of 2 types, dynamic RAM and static RAM. Dynamic RAM is a type of RAM where continuous electricity which refreshes itself after certain period of time because its electric charge starts to decrease after some time, and for maintaining that charge we need continuous supply of electricity. So this type of memory refreshes itself again and again, and while refreshing itself it denies the central processing unit to access the data stored over it. On the other hand, second type of RAM, that is SRAM, static random access memory, stores the data and instruction without any need of frequent recharging. So central processing unit need not to wait for the process of completing the refreshing the memory. This makes the static random access memory more faster than the dynamic RAM memory, and because of this function static RAM memory uses less power and it is expensive as compared to dynamic RAM. And the last but not least, we read about the difference between SRAM and dynamic RAM. Inshallah, in our next lecture, we will cover the topic of RAM. Take good care of yourself. Stay safe. Stay home.